अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस दफ़ा जो है वो मटेरियल्स इंजीनियरिंग का काफ़ी सारी हमने मटेरियल टेस्टिंग तो पढ़ ली थी। ठीक है, अब ज़रा मेरा ख़्याल था कि अब हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस की तरफ भी आना चाहिए हमें। ठीक है, तो फर्स्ट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की तरफ आज हमें आपको लेके जाना है, वो है एनीलिंग। तो पहले तो ये सुन लें कि व्हाट इज़ हीट ट्रीटमेंट। तो हीट ट्रीटमेंट बेसिकली हम किसी भी मेटल की करते हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल इट्स ग्रेन साइज़। ठीक है, और उसमें कुछ ख़ास हमें अगर प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस करना होता है तो उन प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस करने के लिए हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं। हीट ट्रीटमेंट हम यकीनन किसी फर्नेस में करते हैं, या फिर कोई सोर्स होती है कि जिसके ज़रिए कोई फ्लेम हो और उस फ्लेम के ज़रिए हम हीट ट्रीटमेंट करें। ठीक है, अच्छा, हीट ट्रीटमेंट की भी तकरीबन 5-6 टाइप्स हैं, तो वो तो हम आहिस्ता आहिस्ता करके देखेंगे। उसमें जो है वो हार्डनिंग भी होती है और टेम्परिंग भी होती है। जो फर्स्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो एनीलिंग होती है। तो अब आखिर कोई भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है, इसका जैसे एनीलिंग लिखा हुआ है, इसकी स्टेजेस क्या हैं। तो इसकी अगर स्टेजेस की हम बात करें तो मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे एक ग्राफ मैंने शो किया हुआ है। ये टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ है ना, जिसमें वाई एक्सिस में जो है वो टेम्परेचर शो हुआ है और एक्स एक्सिस पे जो है वो टाइम शो हुआ है। तो हम सबसे पहले करते क्या हैं कि किसी भी मेटल को जिसकी हम हीट ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, तो जो फर्स्ट स्टेज होती है हमें उस मेटल को हीट करना होता है, और हीट करना होता है अप टू सम प्रिस्क्राइब्ड टेम्परेचर। ठीक है, किसी प्रिस्क्राइब्ड टेम्परेचर तक हमें हीट करना होता है। अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग होता है। बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है। असल में होता ये है कि ये जिस तरह हम एलॉयज़ की बात करते हैं ना, प्योर मेटल्स तो हम नहीं मेटल वर्किंग में यूज़ कर रहे होते। जैसे स्टील यूज़ कर रहे हैं, अब स्टील एक एलॉय है। स्टील जो एलॉय है वो किसका एलॉय है? उसमें आयरन होता है, और उसमें बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट आयरन के साथ जो इम्प्योरिटी ऐड होती है वो कार्बन होती है। ठीक है, और वरना कुछ मामूली मकदार में जो है वो मैंगनीज़ वगैरह भी होता है उसमें। अच्छा, तो अब जैसे स्टील की बात कर लें, तो स्टील जो है वो आयरन का एक एलॉय है। तो सबसे पहले हमें एक प्रिस्क्राइब टेम्परेचर तक ना उसकी हीटिंग करनी है। अच्छा, अभी मैं आपको दो बताऊंगा थोड़ी देर के बाद ना, कि जो दो सबसे अहम है इसमें, वो एक प्रोसेस एनीलिंग होती है और एक सब क्रिटिकल एनीलिंग होती है। तो पहला प्रोसेस जो है वो हीटिंग का है। हीटिंग करने के बाद आप ये हीटिंग की जो लाइन है ये शो हो रही है, रेड लाइन जो यहाँ पे मैंने दिखाई हुई है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो हो रही है ग्राफ पे। हॉरिजॉन्टल लाइन शो हो रही है तो इसका मतलब ये कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, जबकि टाइम तो अपने साथ गुजरता जा रहा है ना, टाइम तो लैप्स हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर की जो एक वैल्यू है वो फिक्स हो गई, कांस्टेंट हो गई। अब ये बेसिकली क्या है? ये एक ऐसी चीज़ है जब हम यूनिफॉर्मली उस बॉडी को, जो जैसे स्टील है तो स्टील का जो पार्ट है उसको यूनिफॉर्मली हम हीट कर रहे हैं, ऐसे कि उसका थ्रू आउट बॉडी का टेम्परेचर जितना भी है, लेट्स से अगर 720 डिग्री सेल्सियस है तो 720 डिग्री सेल्सियस मेंटेन हो जाए पूरी बॉडी का, और टाइम गुजरता रहे। क्यों? क्योंकि टाइम का काफ़ी फ़र्क पड़ता है इन मुख्तलिफ़ प्रोसेसेस पर। हीट ट्रीटमेंट के जो प्रोसेसेस हैं उसमें वक्त की एक अहमियत है, क्योंकि जब तक ये हीट ट्रीटमेंट के अंदर रहता है कोई भी मटेरियल, कोई भी एलॉय, तो ये जितने वक्त तक रहता है इस पर डिपेंड करता है उसके ग्रेन साइज़ेस। ठीक है, ग्रेन साइज़ेस आप अपने थियोरेटिकल पोर्शन में भी पढ़ेंगे, प्लस कुछ बातें मैं भी आपको बता दूंगा। लेकिन ये कि सारी चीज़ें हमें इसमें एक्सपेरिमेंट में तो नहीं पढ़नी होती, उसमें तो जस्ट मेन जो थिंग्स होती हैं एक्सपेरिमेंट की उनको फोकस करना होता है।
तो चंद बातें हम कर लेते हैं इधर उधर की भी, लेकिन ये कि सारी बाकी चीज़ें ये आप थ्योरी में पढ़ेंगे डिटेल में इस पर ना। बाइनरी फेज डायग्राम्स होती हैं। अच्छा, इसके बाद आप ये जो सोकिंग आपको समझ आ गई, जो येलो कलर की लाइन हॉरिजॉन्टल शो हो रही है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, इस पर हम उस बॉडी को यूनिफॉर्मली थ्रू आउट उसके सरफेस को एक सा हीट कर रहे होते हैं ताकि उसका टेम्परेचर पूरी सतह पे एक जैसा ही रहे। तो उसके बाद लास्ट जो प्रोसेस आपको थर्ड नज़र आ रहा है, इसमें आप देख रहे हैं एक डिक्लाइनिंग स्लोप है, ये जो ब्लू कलर की लाइन शो हो रही है कूलिंग की। अब ये एनीलिंग जो हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है, इसमें ये कूलिंग का जो टाइम होता है ये सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट जो काफ़ी टेम्परेचर पे हीट हो चुका है, और कौन सा ऑब्जेक्ट, कोई एलॉय जैसे कि स्टील, तो ये काफ़ी एक प्रिस्क्राइब टेम्परेचर तक जब हीट हो चुका है और फिर कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेंटेन्ड हो चुका है, उसके बाद जब इसको कूल डाउन करते हैं, तो कूल डाउन ये एकदम से नहीं हो जाता। लेट्स से हम इसको ना एटमॉस्फेयर में, जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है, इसमें ही हम इसको जो है वो रख दें अगर, तो आहिस्ता आहिस्ता इसका जो है वो टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। वक्त गुज़र रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होते होते और वो मिनिमम हो जाता है। तो आप ये देख रहे हैं जो डिक्रीजिंग स्लोप की लाइन शो हो रही है आपके सामने ब्लू कलर की कूलिंग की, तो ये एनीलिंग के प्रोसेस के लिए जो है ये सबसे ज़्यादा वक्त लगता है इन ऑर्डर टू डिक्रीज़ द टेम्परेचर। ठीक है, टू लोअर द टेम्परेचर। तो कुछ एक दो बातें मैं और भी आपको बता देता हूँ इसमें कि जैसे देखें जो प्योर मटेरियल्स होते हैं तो उनके तो ना फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स वगैरह होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं फिक्स्ड, लेकिन जो मिक्सचर्स होते हैं जैसे कि एलॉयज़ जो हैं वो भी मिक्सचर होते हैं, तो इनकी बाइनरी फेज डायग्राम्स होती हैं जो कि इनके टेम्परेचर प्रेशर्स को लिंक कर रही होती हैं। जैसे प्योर सब्सटेंसेस में तो आप वो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते थे ना कि उसमें जो है वो सैचुरेशन डोम वगैरह होता था, तो यहाँ पे इस तरह नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास बाइनरी फेज डायग्राम्स होती हैं। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक छोटी सी बात और भी बता देता हूँ कि जैसे स्टील की बात की जाए तो उसमें तीन बहुत अहम रखते हैं। एक तो बेसिक जो एक डेल्टा आयरन होता है, उसके अलावा अल्फ़ा आयरन और गैमा आयरन। ठीक है, या अल्फ़ा और गैमा। अल्फ़ा को जो है वो फेराइट कहते हैं, और जो गैमा होता है उसको हम कहते हैं ऑस्टेनाइट। ठीक है, ये आपको मैं बता देता हूँ कि अल्फ़ा जिसको हम फेराइट कहते हैं और गैमा जिसको हम ऑस्टेनाइट कहते हैं, इनका फ़र्क क्या होता है। देखें, एक तो इनके टेम्परेचर्स का फ़र्क होता है। ठीक है, और दूसरा एक चीज़ ये कि यानी वो टेम्परेचर्स जिन पे इनकी हालतें मेंटेन होती हैं। फिर एक फ़र्क ये होता है कि जो अल्फ़ा है यानी जिसको हम फेराइट कहते हैं, वो बॉडी क्यूबिक सेंटर्ड होता है। जो यूनिट सेल ज्योमेट्री पढ़ी है ना आपने, यूनिट सेल ज्योमेट्री 7 तरह की होती हैं, तो 7 में से एक जो क्यूबिक होती है, तो क्यूबिक की भी टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो उसमें जो BCC होता है, BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, वो बेसिकली जो है वो अल्फ़ा या जिसका दूसरा नाम जो है वो फेराइट है, वो होता है। ठीक है, प्लस जो एक और मैंने आपको बताया वो गैमा जिसका नाम ऑस्टेनाइट है, तो उसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो FCC होता है। FCC का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। जो ऑस्टेनाइट वाली हालत है, ऑस्टेनाइट वाला फेज़ है, ये इसमें जो आप बाइनरी यूटेक्टिक फेज़ डायग्राम पढ़ेंगे उसमें ऊपर होता है। ठीक है, इसी और एक और भी इसके अलावा भी मैं बात आपको बता देता हूँ कि ये जो ऑस्टेनाइट होता है जिसमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, FCC जिसको हम कह रहे हैं, इसमें कार्बन की परसेंटेज मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा होती है, और इसकी वजह से इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ इन्हेंस हो जाती हैं। जैसे कि ऑस्टेनाइट जो होता है वो काफ़ी
डक्टाइल होता है। अच्छा, डक्टाइल अगर हम कह रहे हैं तो डक्टाइल होने का मतलब ये होता है कि जो ज़्यादा अच्छे से वायर्स की फॉर्म में ड्रॉ हो सकें ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, यानी मेटल्स दैट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ये उनकी प्रॉपर्टी है जो कि उनकी जिसका नाम डक्टिलिटी है। तो ऑस्टेनाइट जो है वो काफ़ी डक्टाइल होता है। अब मैं ये बात कर रहा था ना शुरू में, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस जो हम करते हैं ये किस लिए करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस करने के लिए, और इनका ताल्लुक ग्रेन साइज़ पे होता है। ग्रेन साइज़ वो होते हैं जो हम जब उसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही समझ लें जैसे अगर हम बात करें कंक्रीट की तो उसमें सैंड और ग्रेवल्स हमें एक साथ नज़र आ रहे होते हैं ना, तो बिल्कुल इसी तरह हमें इसमें ये जो हम इसका स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे होते हैं उसमें हमें ग्रेन्स नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि ये एक मिक्सचर है। अच्छा, तो मैंने अभी आपको ये बता दिया कि कौन सी प्रॉपर्टी इन्हेंस हो जाती है ऑस्टेनाइट में, इसकी डक्टिलिटी इन्हेंस हो जाती है, प्लस ये कि ये सॉफ्ट हो जाता है, हीट ट्रीटमेंट की वजह से जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट हो जाता है उसका मतलब हार्डनेस जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। ये मेटल वर्किंग प्रोसेसेस में ना, जैसे जब हमें इंडस्ट्री वगैरह में जहाँ शीट फॉर्मिंग वगैरह के ऑपरेशन हो रहे होते हैं, तो आपको पता है शीट फॉर्मिंग में या वायर ड्राइंग में जहाँ आपको डक्टिलिटी या मेलेबिलिटी चाहिए होती है, तो वहाँ पहले आप हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस करते हैं, क्योंकि जब तक आप हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस करे बगैर जब तक उन प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस नहीं करेंगे जो कि प्रॉपर्टीज़ उस प्रोसेस के लिए मैंडेटरी हैं, तो आप कभी भी अपने प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बात हो गई। प्लस इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आपके कोर्स में हिस्सा है एनीलिंग की 2 टाइप्स का जिक्र पहले किया गया, वैसे तो और भी हैं, लेकिन एक प्रोसेस एनीलिंग और उसके बाद सब क्रिटिकल एनीलिंग। तो प्रोसेस एनीलिंग जो होता है वो हीट ट्रीटमेंट हीटिंग अप टू ऑस्टेनाइट फेज तक होता है, जो कि 720 डिग्री सेल्सियस है, आई गेस यही है, चाहे तो आप चेक कर लीजिएगा। और अगर इससे बिलो होता है तो वो फेराइट रीजन में आता है, ठीक है, फेराइट फेज में आता है, और वो वाली जो एनीलिंग की टाइप होती है उसको हम सब क्रिटिकल एनीलिंग कहते हैं, ठीक है। बाकी ये आप उसमें इंशाल्लाह ताला देखेंगे जब अपना थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे, तो आप बाइनरी यूटेक्टिक फेज डायग्राम्स पढ़ेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या अल्फ़ा कौन सा है, गैमा कौन सा है, मतलब फेराइट और ऑस्टेनाइट वगैरह ना। और वो आपको एक ग्राफ में आपको अलग अलग इसके जो है वो फेजेस नज़र भी आ रहे होंगे बाकायदा, और इस पर बच्चे जो हैं वो न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जब आप लेबोरेटरी में आएंगे हमारे पास इंशाल्लाह ताला, तो यहाँ आपको प्रोसेस जो है वो करके दिखाया जाएगा, मतलब कोई ऐसा नहीं कि आपसे इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, ठीक है। इसमें ये जस्ट ये कि हम पहले जो है वो हीट करते हैं फर्नेस में, और वो जो डिज़ायर्ड टेम्परेचर तक, जो कि प्रिस्क्राइब टेम्परेचर जैसे 720 बता रहा हूँ आपको, तो वहाँ तक हीट किया हमने, उसके बाद उसको कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेंटेन रखते हैं, ठीक है, फिर मेंटेन रखते हैं, उसके बाद उसको एकदम जो है वो एयर में ले आते हैं। अच्छा, अगर किसी लेट से ऑयल में या किसी लिक्विड में हम उसे डिप कर दें ना, तो भी उससे वो उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, वो क्वेंचिंग कहलाता है वो प्रोसेस, वो बाद में हम देख लेंगे, उसका अलग आएगा टॉपिक इंशाल्लाह ताला। तो ये कुछ बातें हैं, याद रख लीजिएगा कि एनीलिंग जो है वो एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस हम किस लिए करते हैं, इन ऑर्डर टू इन्हेंस सम प्रॉपर्टीज़, जैसे कि ख़ास तौर पे एनीलिंग जो हम करते हैं वो एनीलिंग हम करते हैं ताकि ऑब्जेक्ट को या एलॉय को हम सॉफ्ट बना सकें, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि उसको हम जो है वो डक्टाइल बना सकें। है, आपने देखा है ये जो जैसे कॉइन्स वगैरह भी होते हैं हमारे पास ना, तो ये कॉइन्स जो मिंट हुए हुए होते हैं, ये इनके अंदर जब ये इनकी फॉर्मिंग हो रही होती है, जब मिंटिंग हो रही होती है, तो पहले ही हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से होकर ही गुजरते हैं, वरना तो ये इतने स्ट्रेन हार्डन हो चुके होते हैं कि इन पे जब और लोडिंग अप्लाई की जाए और इनको जिस फॉर्म में जो मिंट किया जाता है वो नहीं हो सकते, तो इन पे हीट ट्रीटमेंट अप्लाई किया जाता है कॉइन्स वगैरह पे भी इनकी मिंटिंग के लिए,
ठीक है। तो इसी तरह जैसे शीट्स फॉर्मिंग होती है, वायर ड्राइंग होती है और मेटल के प्रोसेसेस होते हैं, तो इसमें सब में जो है वो हीट ट्रीटमेंट का बहुत अहम किरदार है और एनीलिंग सबसे ज़्यादा जो है वो काम आती है हमारे पास इसमें। बाकी इंशाल्लाह ताला इसको जब आएंगे आप लोग फिर उसके बाद देखेंगे कि किस तरह इसको आपको परफॉर्म करके दिखाते हैं, वहाँ पे कितना टाइम बचता है। लेकिन आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में कि क्या होते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, एनीलिंग क्या होती है। ठीक है। सो आई होप कि आपको ये समझ आई होंगी चीज़ें और इसको गो थ्रू कर लीजिएगा एक दफ़ा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।